31 अगस्त 2021 जेई मेन शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड वॉवेल्स सच दैट ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। तो इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आर इज इक्वल टू हमें मिल गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स and minus words in which consonants are together. So words in which consonants are together. Consonants are together. ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 लेटर्स दिए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें मिल गए 6 फैक्टोरियल माइनस, और अगर वॉवेल्स की बात करें तो यहाँ पर 2 वॉवेल्स है और उसके अदरवाइज 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं। तो हमें वर्ड्स चाहिए जिसमें कॉन्सोनेंट्स टुगेदर हैं, तो हमने इन 4 कॉन्सोनेंट्स का किया क्या, एक बंडल बना दिया। तो इस तरह से अब अपने पास हुआ ये कि V, W, L एंड S, तो ये हमारे पास एक बंडल आ गया, एंड O, E ये हमारे पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास हमें अरेंज करना है इन 3 ऑब्जेक्ट्स को, तो इनको 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अब ये जो VWLS लेटर्स हमारे पास दिए गए थे, ये आपस में 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास 4 फैक्टोरियल्स, तो टोटल अपने पास आ गया 6 फैक्टोरियल। एंड हमारे पास जब कंसोनेंट्स को साथ में रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी इसे सिंप्लीफाई करके भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर दे, तो 6 इंटू 5 अलग किया तो ये अपने पास आ गया 4 फैक्टोरियल, और 6 5 30, और माइनस का ये अपने पास 6 आ गया। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 30 माइनस 6 24, तो हो गया 24 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल रहा 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x by 4 minus 12 by x square to the power 12। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये अपने पास जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x by 4 minus 12 by x square to the power 12। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं, ये जो अपने पास एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है ना, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म अपने को मिल गया TR+1 इज इक्वल टू NCR, और n की वैल्यू यहाँ पर 12 है, ठीक है, और फिर x by 4 टू द पावर R एंड 12 बाई, ठीक है ना, और 12 के साथ में देखें तो नेगेटिव साइन आ रहा था। तो एक काम ये किया कि -1 टू द पावर 12 माइनस R को अलग लिख लिया। अभी अपने को मिला 12 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा 12 इंटू एक्स पावर -2, और ये अपने पास आ गया 12 माइनस R, ठीक है। तो अब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए था, तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें से हम x की पावर R को ले लेते हैं, मतलब x की पावर में जो भी हमें नंबर मिलेगा उसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। इससे हमें R की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी, उस स्पेसिफिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एग्जैक्टली वो टर्म बता सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ R होगा। तो यहाँ से x की पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x की पावर हमें यहाँ से मिल जा रही है, यहाँ से आ गया R, और यहाँ से अपने को मिल जा रहा है माइनस का 24 एंड प्लस का 2R, ठीक है। इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये अपने को मिला 3R इक्वल टू 24। तो यहाँ से R की वैल्यू अपने को मिल गई है 8, तो R की वैल्यू 8 मिल गई, यानी कि हमारे पास जो 9th टर्म आएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा इसके एक्सपेंशन में। तो अब R की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, ये जो हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म आया था इसमें, और उसके करस्पॉन्डिंग हम जो भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x था उसका कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट अपने को यहाँ से मिल गया -1 पावर 12 माइनस 8 एंड 12C 8, और यहाँ से अपने को मिल गया 1/4 टू द पावर 8, और फर्दर हमें मिला 12 टू द पावर 12 माइनस का 8। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और 12C 8 को 12C 4 भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हमें मिल गया 4 टू द पावर 8, और न्यूमरेटर में अपने को मिल गया 12 टू द पावर 4। तो एक काम ही करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लें।
तो ये तो हो गया 12c4 और 12 को लिखा 3 to the power 4 into 4 to the power 4 और डिवीजन में आ गया 4 to the power 8। तो 4 to the power 4 से 4 to the power 4 कैंसिल हो गया, तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है 12c4 और फिर 3/4 to the power 4। तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 7 into 8, सेकेंड टर्म है 10 into 10, थर्ड टर्म है 13 into 12 up to and so on। तो एक काम ही करते हैं कि अगर हम इन सभी टर्म्स के पहले टर्म को उठा ले, तो यहाँ पर जैसे हमें 7 मिला, यहाँ पर 10 मिला एंड यहाँ पर 13 मिला, तो ये अल्टीमेटली अपने पास एक एपी आ गई और इस एपी का जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर हम सेकंड टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ से 8 मिला, यहाँ से 10 मिला एंड फर्दर यहाँ से 12 मिला, तो ये भी अपने पास एक एपी आ गई है, तो इसका भी जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, ये जो सीक्वेंस अपने पास आया है, इस सीक्वेंस का जनरल टर्म ये अपने को मिल गया 7, 10, 13। इसका जनरल टर्म हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये अपने को मिल गया 3r प्लस 4, ठीक है। तो इसको तो लिख दिया 4 प्लस 3r और 8, 10, 12 इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस r-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया 2r प्लस 6, तो ये आ गया 6 प्लस 2r। तो एक काम कर लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 2 जा 6r स्क्वायर और फिर 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया प्लस का 26r एंड प्लस का 4 6 जा 24। तो हमें जनरल टर्म मिल चुका है यहाँ से, दैट इज 6r स्क्वायर प्लस का 26r एंड प्लस 24। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था मीन इवेल्युएट करने के लिए हम समेशन ऑफ टी आर पता करें और जो भी रिजल्ट आए उसको 10 से डिवाइड कर दें, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो एक काम ये करते हैं कि ये जो अपने पास एक्सप्रेशन था इस पे समेशन ऑपरेट कर देते हैं, तो ये हो गया समेशन ऑफ 6r स्क्वायर प्लस का 26r प्लस का 24 होल डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और r यहाँ पर वेरी कर रहा था 1 to 10। तो एक काम ही करते हैं, ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट अपने को मिल रहा है 6 टाइम्स समेशन ऑफ 10 स्क्वायर, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ 10 स्क्वायर की अगर बात करें तो ये अपने पास आ गया 10 इंटू 10 प्लस 1 जो कि 11 हो गया, इंटू 2 n प्लस 1 जो कि हो गया 21, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 6 और फिर प्लस 26 एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पर हमें लिखना है समेशन ऑफ r, ठीक ना, एंड r वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो गया 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फिर प्लस 24 और फिर हो गया इनटू समेशन ऑफ 1, तो समेशन ऑफ 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, तो ये हमें 10 मिल गया एंड होल डिवाइडेड बाई 10। तो एक काम ही किया कि 10 10 10 ये कॉमन करके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया एंड इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 26 को जब डिवाइड किया तो यहाँ पर रिजल्ट 13 आ गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तो अपने को मिल गया 21 इंटू 11 और प्लस का यहाँ से अपने को मिल जा रहा है 13 इंटू 11 और प्लस यहाँ से अपने को मिल गया है 24। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 11 कॉमन कर लिया और 21 प्लस 3 24 34 आ गया, तो 34 टाइम्स 11 प्लस 24, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ गया 34 एंड 34 तो 4 और ये 7 आ गया एंड 3, तो 4 7 3, तो अपने को मिल गया 374 प्लस 24। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 8 एंड 7 2 9 3, तो ये अपने को रिजल्ट मिल गया 398। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है लेट द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ अ पैराबोला आर p, 0 एंड q, 0 रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज। तो एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन मिल जाएगा और फर्दर एक अप्रोच मिल जाएगी कि हमें क्या करना है। अच्छा, पैराबोला का वर्टेक्स दिया गया p, 0 एंड फोकस दिया गया q, 0।
ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो y कोऑर्डिनेट आया 0 है, यानी कि जो भी हमें वर्टेक्स और फोकस मिलेगा वो x एक्सिस पर होगा, यानी कि पैराबोला या तो ओपनिंग राइटवर्ड होगा या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो चाहे ओपनिंग राइटवर्ड हो या फिर ओपनिंग लेफ्टवर्ड हो, चाहे ओपनिंग राइटवर्ड हो या फिर ओपनिंग लेफ्टवर्ड हो। ठीक है, यहाँ पर हमें लेटेस्ट स्पेक्ट्रम की लेंथ इवेल्युएट करनी है, तो लेंथ पर इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं, रेफरेंस के लिए p एंड q को पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं। तो अब अपने पास हुआ ये कि वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो अपने को यहाँ पर मिल गया, p एंड q को पॉजिटिव लिया तो पैराबोला में इस तरह से कुछ देखने को मिला। तो ये पॉइंट आ गया p,0, इसको कह देते a, और यहाँ पर कहीं फोकस आ गया था तो फोकस को कह देते हैं b, और ये कोऑर्डिनेट अपने को दिए गए हैं q,0। हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम पता करनी है। अगर हम पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो ये होता था y² = 4ax, तो यहाँ पर x के साथ में जो होता था, ठीक है ना, ये 4a अपने पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो जाती थी, एंड ये जो a होता था ये होता था वर्टेक्स एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, वर्टेक्स एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो हमें करना ये है कि हम ए एंड बी की डिस्टेंस पता करेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में जो भी पैराबोला इन्वॉल्व है उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इसको वर्टेक्स का मतलब इसको ओ कह देते हैं, तो ओ बी लेंथ अपने पास क्यू गिवन है एंड ओ ए लेंथ अपने पास पी गिवन है। हमारा ऑब्जेक्टिव था ए बी लेंथ पता करना, तो ए बी लेंथ अपने पास हो जाएगी ओ बी माइनस का ओ ए, तो ये हो गया क्यू माइनस का पी। ठीक है, तो अब हमें इसका 4 टाइम्स कर देना है, तो यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आ गई 4 टाइम्स मॉड ऑफ क्यू माइनस पी। लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होगी 4 टाइम्स मॉड ऑफ क्यू माइनस पी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।